हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एमसीक्यू क्लासेस में। साथियों, आज हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश जो हमारा चैप्टर है राजस्थान जीके का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पटवारी हो, वीडियो हो, सेकंड ग्रेड हो, एलडीसी हो, ग्राम विकास अधिकारी की हो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और इस चैप्टर को आज ऐसा पढ़ेंगे हम कि इसको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार आज पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इसको पूरा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, भौतिक यथार्थ से सामाजिक नियति तक, एक स्थानिक यात्रा मरुस्थल से पठार तक, हम पूरा इसको कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। भौगोलिक प्रदेश क्या है? हम बात करें कि भौगोलिक प्रदेश क्या है भाई, तो ये देखते हैं कि केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक एक विशेषता का एकीकृत तंत्र है। भौगोलिक प्रदेश है जो एक विशेषताओं का एक एकीकृत तंत्र है। और इस तंत्र में जो भौतिक तत्व की बात करें तो भौतिक तत्व हो जाते हैं वो ऊंचावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा। ये क्या है साथियों? भौतिक तत्व है। और आंतरिक एकरूपता, इन तत्वों की समानता एक विशिष्ट क्षेत्र का निर्माण करती है। जो इन तत्वों की समानता है वो एक विशिष्ट क्षेत्र का निर्माण करती है, उसे ही हम भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। सामाजिक आर्थिक समरूपता, भौतिक एकरूपता यहाँ के निवासियों के आर्थिक सामाजिक जीवन को निर्धारित करती है। एकरूपता है जो यहाँ के निवासियों को आर्थिक और सामाजिक जीवन को क्या करती है? निर्धारित करती है। क्षेत्रीय नियोजन का आधार, भौगोलिक विशिष्टताएं न केवल जीवन को प्रभावित करती है बल्कि निर्धारित करती है। यहाँ विविधता क्षेत्रीय विकास योजनाओं का मुख्य आधार है। तो हम इसमें भौगोलिक प्रदेश के बारे में देखा कि भौगोलिक प्रदेश एक क्या है? जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ये विशेषताएं हैं। इसकी एक क्षेत्र की विशेषता होती है और उन विशेषताओं से मिलकर वो हमारा भौगोलिक प्रदेश बनता है। अगला देखेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। जो भौगोलिक प्रदेश है उसका इतिहास क्या है? प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो 1968 में इसका भौगोलिक प्रदेश का पहली बार विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। राजस्थान की विविधता को वैज्ञानिक ढांचे में ढालने का पहला प्रयास इस समय किया गया था 1968 में। और उसमें शोधकर्ता कौन थे साथियों? प्रोफेसर वीसी मिश्र। कौन थे शोधकर्ता जो उन्होंने इस वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था? तो वो थे प्रोफेसर वीसी मिश्र। भौगोलिक विभाजन किया था उन्होंने पहली बार 1968 में। इसने किया था प्रोफेसर वीसी मिश्र ने। पुस्तक की बात करें तो राजस्थान का भूगोल जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया। आधार रखा उन्होंने 7 विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश को आधार माना था। किस किस को आधार माना था उन्होंने? 7 भौगोलिक प्रदेश को उन्होंने आधार मानकर जो ये पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल, उसमें 7 भौगोलिक विशेषताओं का क्षेत्र बताया था हमारे राजस्थान को। उसमें 7 भौगोलिक प्रदेश बताए थे। कौन कौन से थे वो 7? तो पहले बात करें पश्चिमी शुष्क प्रदेश, जहाँ पर 15 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरी बात करें अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तीसरा क्षेत्र इन्होंने बांटा था नहरी क्षेत्र। चौथा की बात करें अरावली प्रदेश बांटा था, जिसमें वर्षा होती थी 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पांचवा इन्होंने बांटा वो था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश जहाँ कृषि और उद्योग सम्मिलित थे। छठा इन्होंने बांटा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। सातवां चंबल बीड़ प्रदेश। इस प्रकार से उन्होंने 7 भौगोलिक प्रदेश बांटे थे, 7 भागों में विभाजित किया था। किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्र ने 1968। ये था इसका इतिहास, ये था इनका इतिहास। अब हम वर्तमान
जो भौगोलिक स्वरूप है उसकी बात करते हैं तो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है वो 4 भागों में बटा हुआ है। अभी वर्तमान में है जो वो 4 खंडों में बटा हुआ है हमारा राजस्थान। सबसे पहला खंड है जो वो ये है मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा बात करें ये अरावली क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र और चौथा है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी इसको हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। ये हमारा भौगोलिक प्रदेश हो गया। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो ये वर्तमान स्वरूप है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की। जो पहला खंड है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश उसकी बात करते हैं। इसकी भू आकृति कैसी है, जलवायु क्या है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। तो ये जो मरुस्थल है ये 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है साथियों? 33 सागर। यहाँ पुराने समय में सागर था 33 सागर, वो सूखने पर उसका अवशेष है। ये मरुस्थल माना जाता है। अवशेषों से लेकर विशाल रेत के समंदर तक फैला हुआ है साथियों। इसमें जो बरखान है ये बालू का स्तूप है। 33 सागर के अवशेष, खारे पानी की झीलें हैं। इसमें अवशेष का बात करें तो यहाँ पर सागर का अवशेष है उसका प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर कौन सी झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं अभी भी फिलहाल। और देशांतरीय जो चट्टाने हैं ये भी इसका ये स्तूप है साथियों। ये एक रेत के भूगर्भीय विकास की उत्पत्ति की बात करें तो ये पर्मो कार्बोनिफेरस काल में विस्तृत तटीय सागर था, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। प्रमाण यहाँ से है जो खारे पानी की झीलें हैं ये हमारे को प्रमाण देती है कि ये सागर के अवशेष हैं। जैसे सांबर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, ये कहाँ है, कौन सी झीलें साथियों? खारे पानी की झीलें हैं। स्थलाकृति की बात करें तो इसका विस्तार है जो साथियों 69 डिग्री 30 मिनट से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर, तो इसका विस्तार है साथियों। 85% भाग इसका रेतीला है। वो आकृतियां बालू का स्तूप है, बरखान है, अनुप्रस्थ और देशांतर, ये क्या है? बालू का स्तूप है। इसकी आकृति है मरुस्थल में जो इनकी ये मुख्य आकृतियां हैं इसकी। बरखान हो गया, ये देशांतरीय, अनुप्रस्थ ये इसकी वो आकृतियां हैं। अब जलवायु की बात करें तो यहाँ पर जलवायु है जो 15 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है साथियों, बिल्कुल कम वर्षा होती है। शीतकाल में कभी कभी मावठा होता है, बल्कि इसमें जो वर्षा होती है 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। तापमान इसमें अधिक रहता है साथियों, 49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और वापस -3 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है साथियों। तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, दिन के समय में ज़्यादा और शाम के समय वापस ज़्यादा नीचे चला आता है टेम्परेचर। तो ये हुआ मरुस्थलीय प्रदेश। अगला बात करते हैं हम मरुस्थलीय प्रदेश में संसाधन और जीवन के बारे में बात करते हैं। हम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच जीवटता और विकास। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं यहाँ पर, मरुस्थल है, बिल्कुल पानी की कमी है और वृक्ष नहीं है, फिर भी हम इसमें जीवता और विकास कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। खनिज एवं वनस्पति। वनस्पति की बात करें हम मरुस्थल में तो यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है जैसे कि खेजड़ी, और इसमें घास है जो सेवण घास पाई जाती है। खनिज बात करते हैं, खनिज निकलता है यहाँ से इम्पोर्टेंट, पेट्रोलियम हो गया, और यहाँ से कोयले निकलते हैं, लिग्नाइट कोयला, और नमक उत्पादन करते हैं। ये हमारे आर्थिक रूप से खनिज हैं जो इसको संसाधन करते हैं और इकोनॉमी को, हमारे राजस्थान की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। कृषि का बदलता स्वरूप, यहाँ पर कृषि कैसी होती है वो देखते हैं। तो पारंपरिक कृषि होती है साथियों यहाँ पर, जैसे कि बाजरा हो गया, चना, मोट, ये सारी की सारी फसलें हैं जो वर्षा आधारित फसलें हैं वही बोई जाती है यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि नहरी क्रांति, नहर आने से साथियों जो मरुस्थल है उसका दिशा बदल चुकी है, दशा और दिशा बदल चुकी है। वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से गेहूं कपास का बम्पर उत्पादन होता है साथियों। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में यहाँ नहरी क्षेत्र में सर्वाधिक नहरों से कृषि होती है। अर्थव्यवस्था और जनसंख्या, मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था कैसी है और जनसंख्या
कैसी है इसके बारे में देखते हैं। तो पशुपति, मरु पारिस्थितिकी के अनुकूल पशुपालन। यहाँ पर क्या होता है साथियों, पशुपालन किया जाता है बड़ी संख्या में। तो ये अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करते हैं, पशुपालन से अर्थव्यवस्था चलती है। नस्लें हैं इसमें जो पशुओं की, उसकी बात करें तो थार पारकर गाय की नस्लें साथियों, राठी गाय, नागौरी बैल और ऊंट, ये यहाँ की नस्लें हैं मरुस्थल की। अब देखते हैं हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानते हैं कि अरावली प्रदेश की भू आकृति और जलवायु के बारे में। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है और इसको राजस्थान का मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान का मेरुदंड। और खनिजों का अजायब घर भी इसको अरावली को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिज अत्यधिक मात्रा में हम प्राप्त करते हैं या हमें देता है ये अरावली। तो खनिजों का अजायब घर और राजस्थान का मेरुदंड भी कहते हैं अरावली को। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर के बाद शेर हो गई, शेर के बाद देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, ये इनकी अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं। अब अरावली पर्वतमाला की हम भू आकृति की बात करें तो अरावली की उत्पत्ति की बात करें तो यह प्री कैम्बियन सेल से इसकी उत्पत्ति हुई है, प्री कैम्बियन काल। और इसका विस्तार की बात करें तो ये अरावली है जो गुजरात से दिल्ली तक विस्तारित है और जिसमें से 700 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये अरावली पर्वतमाला है। विभाजन 3 भागों में इसका विभाजन किया हुआ है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। 3 प्रकार से इसका विभाजन है साथियों अरावली का, मध्य, उत्तरी और दक्षिण अरावली। जलवायु प्रभाव की बात करें तो जलवायु नियंत्रक मानसून के समानांतर होने के कारण जलवायु को सीधे नियंत्रित करती है। जो अरावली है मानसून के समानांतर है साथियों, इस प्रकार से मानसून आते हैं उसके समानांतर है साथियों अरावली, इसलिए ये मानसून को, जलवायु को नियंत्रित करती है। वर्षा यहाँ पर अरावली पर्वतमाला पे 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की मृदा की बात करें तो लाल पीली मृदा और मिश्रित लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली और मिश्रित लाल मिट्टी इसमें मुख्य रूप से मृदा है। अरावली प्रदेश खनिजों का अजायब घर और जीवन। अब इसके बारे में, खनिजों का अजायब घर कहते हैं अरावली पर्वतमाला को और इसमें जीवन कैसे हैं इसके बारे में देख लेते हैं। सीमित कृषि, क्योंकि अरावली में पहाड़ है तो वहां पर कृषि सीमित मात्रा में ही होती है, लेकिन धात्विक संपदा से भरपूर क्षेत्र है। कृषि सीमित क्षेत्र में होती है, लेकिन यहाँ की इम्पोर्टेंट विशेषता है कि यहाँ पर धातु सर्वाधिक मात्रा में निकलते हैं, जिसलिए धातु संपदा से ये भरपूर क्षेत्र है साथियों अरावली। हमारी खनिजों का संग्रहालय है, यानी कि खनिजों का संग्रहालय है। बहुत अधिक मात्रा में अरावली से हमारे इम्पोर्टेंट खनिज निकलते हैं। उनमें से धातु के खनिज होते हैं, यानी कि धात्विक खनिज है। उसकी बात करें तो सीसा, जस्ता, तांबा और लोहा, ये धात्विक खनिज है जो अरावली से हमको प्राप्त होते हैं। अधात्विक की बात करें, अधात्विक में अभ्रक हो गया, संगमरमर हो गया और पन्ना, ग्रेनाइट, ये है जो अधात्विक खनिज है वो हमें अरावली से प्राप्त होते हैं। अब कृषि की बात करें, अरावली में कृषि कैसे होती है तो कृषि का क्षेत्र बिल्कुल सीमित है। 44% भूभाग पर घाटियों और ढलानों तक सीमित है। केवल घाटियां और ढलानों में अरावली में खेती होती है। फसलें की बात करें तो अरावली पर मक्का, जवार और गेहूं ये मुख्य फसलें हैं और कपास भी अरावली में बोया जाता है। अब अरावली पर हम जनसंख्या और संस्कृति की बात करें तो बसावट है स्वदेशी और जनजातीय आबादी का बाहुल्य। यहाँ पर जो स्वदेशी लोग हैं हमारे भारत के और जो जनजातियां हैं वो निवास करती है मुख्य रूप से। संस्कृति की बात करें अरावली की, घाटियों में बसे सघन सांस्कृतिक केंद्र है। जो अरावली की घाटियों में है वो हमारे सांस्कृतिक केंद्र बने हुए वहां पर बसे हुए हैं।
अब तीसरा खंड है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी कि हाड़ौती क्षेत्र। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है और इसकी जलवायु भू आकृति के बारे में हम बात करते हैं। नदियों का वरदान, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती वाला क्षेत्र, इसमें नदियाँ अत्यधिक संख्या में है, इसलिए इसे नदियों का वरदान मिला हुआ है। और उपजाऊ जलोढ़ मृदा का विस्तार, और जहाँ पर जो मिट्टी है वो भी जलोढ़ मिट्टी है, जो अत्यधिक उपजाऊ मृदा है वो हाड़ौती में है साथियों, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में है साथियों। बेसिन की बात करें, बेसिन भू आकृति, इसमें 3 मुख्य रूप से बेसिन है साथियों, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। बनास बेसिन जो समतल और उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। चंबल बेसिन, बीहड़ डांग बोलते हैं इसको, अत्यधिक नदी कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि, इसको क्या बोलते हैं, चंबल बेसिन। ये जो बना हुआ बेसिन है चंबल का बेसिन है, बीहड़ बोलते हैं इसको या डांग बोलते हैं, जो चंबल नदी के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि है। माही बेसिन बात करें तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के 56 गांव का समूह है, इसलिए इनको 56 का मैदान कहते हैं। दक्षिण में नदियों का जाल है। जलवायु और मृदा, जलवायु यहाँ की उष्ण आर्द्र औसत 65 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मृदा की बात करें तो अत्यधिक उपजाऊ और जलोढ़ मृदा है। मृदा अत्यधिक उपजाऊ है, जलोढ़ मृदा है पाई जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। जलवायु यहाँ पर 65 सेंटीमीटर वर्षा यानी कि अत्यधिक वर्षा भी होती है। उष्ण आर्द्र भूमि है साथियों ये। तो कृषि क्षेत्र के लिए और औद्योगिक क्षेत्र से ये भरपूर क्षेत्र है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगली बात करें हम पूर्वी मैदानी प्रदेश, सघन बसावट और कृषि। कृषि की बात करें, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या भी पूर्वी मैदानी प्रदेश में रहती है साथियों। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या होती है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है साथियों। समृद्ध कृषि होती है और समृद्ध कृषि की अनुकूलता यहाँ की जलोढ़ मिट्टी और पर्याप्त जल है। अगर जल है और मिट्टी भी हमारी उपजाऊ है तो कृषि समृद्ध होगी और उत्पादन अधिक होगा। और उन फसलों में की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में गेहूं, जौ, चना और सरसों और गन्ना मुख्य रूप से फसलें हैं यहाँ की। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक निवास करती है। बसावट राज्य का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। कारण समतल भूमि और जल की सुलभता। यहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, उसका कारण है कि समतल भूमि है, एक तो फ्लैट भूमि है, और जल भी यहाँ पर सुलभता है, यानी जल आराम से मिल जाता है, जल की सुलभता है, इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं। अब खनिज और उद्योग की बात करें हम पूर्वी मैदान में, तो खनिज और उद्योग से भी ये भरपूर क्षेत्र है। धात्विक अभाव, यानी धात्विक खनिज इसमें नहीं पाए जाते हैं। निर्माण सामग्री चूना पत्थर उपलब्ध है, यानी कि निर्माण हो गया, इमारती पत्थर हो गया, चूना, ये यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जो अरावली में मिलते हैं। उद्योग की बात करें, यहाँ पर उद्योग हो जाएगा लघु कुटीर उद्योगों का जाल है। लघु और कुटीर उद्योग यहाँ पर मुख्य रूप से होते हैं। अब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश साथियों, अब आया हमारा हाड़ौती क्षेत्र साथियों। अब है जो हमारा हाड़ौती क्षेत्र आ गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हाड़ौती, मालवा पठार का विस्तार, विंध्यन चट्टाने और लावा का क्षेत्र। तीसरा हमारा जो क्षेत्र है ये हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया। इसमें काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए अधिक उपयुक्त है। संरचना की बात करें, विंध्यन क्रम और दक्कन लावा पठार का मिश्रण है। इस पठार में उच्चावच नदियों द्वारा विच्छेदित टेबल लैंड है। साथ में नदियों द्वारा उच्छेदित टेबल लैंड है, इस कारण ये उच्चावच है। सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है साथियों, हाड़ौती क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सर्वाधिक वर्षा राज्य में सबसे अधिक वर्षा औसत 90 सेंटीमीटर।
सॉरी 795 तक वर्षा होती है। मृदा मृदा की बात करें तो यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है जो कपास के लिए अधिक उपयुक्त है। आर्द्र प्रदेश यानी औद्योगिक और कृषि शक्ति, जल और ऊर्जा की सुलभता से निर्मित आर्थिक धुरी, नकदी फसलें, चमत्कारी खरीफ और रबी। चमत